तो चलो देख लो, एक बार क्विक रिकैप करो इसको, बड़ा चैप्टर है। एक और चीज़ बता दे रहे हैं, फिजिक्स का ये जो चैप्टर है ना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पॉइंट टू पॉइंट पूछा जाता है। कहने का मतलब है एक दो टॉपिक ऐसा है ना जिसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, एमसीक्यू में आपको आसानी से मिल जाएगा, और न्यूमेरिकल भी यहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगा। ये वो चैप्टर है जिसको कम समय में पढ़ के आप क्या करोगे, ख़त्म कर लोगे। चैप्टर अपना है वर्क, एनर्जी एंड पावर। क्या होता है वर्क, क्या होता है एनर्जी, क्या होता है पावर, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। उससे पहले जानो ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि पढ़ना क्या क्या है। पहले ये जान लो कि पढ़ना क्या है, फिर हम आपको आगे बताते हैं, ठीक है। ब्रीफ, जैसे सबसे पहले पॉइंट आपको बोला गया है वर्क। वर्क का डेफिनेशन दिया गया है, पहला नंबर देखो पॉइंट में आपको वर्क के बारे में बताया गया कि वर्क होता क्या है। तो हम लोग बात करेंगे वर्क होता क्या है। फिर वर्क का एक फॉर्मूला है, एक्सप्रेशन है। एक होता है W बराबर F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एक होता है जब एफ एस कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा कहाँ से आ रहा है, एफ एस क्या होता है, पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है, जीरो वर्क क्या होता है। वर्क का इतना कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा ना, तो अगला टॉपिक आपके पास में निकल के आता है सीधे एनर्जी का। इसके बाद सीधे हम लोग पावर पे आ जाते हैं। एक बात याद रखोगे, इस सेक्शन में जो न्यूमेरिकल आपको मिलेगा वो मिलेगा पावर वाले से ज़्यादा आपको मिलता है। फिर कन्वर्जन हो गया, कन्वर्जन के बाद में पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का रिलेशन यानी कि मैकेनिकल एनर्जी, एक बढ़ता है एक घटता है, यानी कि आपके पास में कुछ चेंज है जिसको आप बोलते हो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो अलग हो जाता है, उसको हम लोग अलग कंसिडर करते हैं, नेट कांस्टेंट कंसिडर करते हैं, मान लेते हैं। फिर लास्ट वाले सेक्शन का एक एक्सप्रेशन हो जाएगा। फिर मोटा मोटा आप एग्जांपल्स कुछ देखोगे, खत्म। चैप्टर में बहुत कुछ नहीं है, और देखा जाए तो बहुत कुछ है। क्यों? क्योंकि ये क्लास 10 नहीं, क्लास 11 के लिए भी मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपके पास बनेगा। तो देखो, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मोटा मोटा पॉइंट के बारे में बात करते हैं। वर्क क्या है, डेफिनेशन ये बोलता है कि कोई बॉडी है, मान लो ये बॉडी है, कोई भी बॉडी है, ठीक है, कोई बॉडी है, किसी बॉडी पे जब तुम फोर्स लगाओ, मान लो हम फोर्स लगा दें इधर से, ठीक है, फोर्स लगा दें, इस बॉडी पे आपने फोर्स लगाया, और ये बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर ये मूव करे, मान लो ये एस डिस्टेंस मूव करे, तो हम कहते हैं वर्क हुआ। वर्क कब हुआ? डेफिनेशन ये बोलता है वर्क इज सेड टू बी डन, ठीक है, व्हेन इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जब कोई बॉडी अगर फोर्स लगाने पे मूव करे तो हम बोलते हैं कि वर्क हुआ। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल आप समझो, मान लो हमने क्या बताया, हमने बताया बॉडी पे हमने फोर्स लगाया, बॉडी मूव किया। अब देखो बॉडी मूव कर रहा है तो हो सकता है फोर्स के डायरेक्शन में करे, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में करे, या ना मूव करे, वो अलग बात है, वो आगे समझेंगे। फिलहाल ये समझ लो कि वर्क कब हुआ, तो फोर्स लगाया, फोर्स लगाने पे बॉडी में क्या हो गया, तो बॉडी में हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि वर्क हुआ, यानी कि वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, तो वर्क का फॉर्मूला हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को हम लिखते हैं एफ, डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं एस, डब्लू को ये डब्लू, यानी कि डब्लू बराबर हो गया एफ एस। मोटा मोटा समझो अभी कि वर्क का फॉर्मूला आपके पास में निकल के आ रहा है एफ एस, ठीक है। अब यहाँ से इस रिलेशन से क्या समझ में आता है, इस रिलेशन से समझ में आता है कि अगर हम फोर्स बढ़ा दें तो वर्क बढ़ेगा। जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा वर्क होगा, जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज़्यादा वर्क होगा। ये दोनों क्वांटिटी आपको दिख रहा है, वर्क पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, एक बढ़ा तो दूसरा बढ़ेगा। फोर्स ज़्यादा लगाओगे वर्क ज़्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा तो वर्क ज़्यादा होगा, ठीक है। मोटा मोटा आपको कुछ याद नहीं रखना, कोई डेफिनेशन आपको याद नहीं रखना, एक फॉर्मूला आपको याद रखना, वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब जानने का क्या चीज़ है बताएंगे आप, जानने का क्या चीज़ है, जानने की एक चीज़ ये है कि चैप्टर का नाम आपके पास में वर्क, एनर्जी एंड पावर। आप मोटा मोटा अभी जानो, अभी के लिए जानो, सिर्फ एक है वर्क, एक है एनर्जी, और एक आपके पास में हीट है। इसका सिंबल क्या होता है W, इसका सिंबल क्या होता है E, इसका सिंबल क्या होता है H। देखो यही एनर्जी याद रखोगे, यही एनर्जी जब कैलोरीमेट्री पढ़ोगे, आखिरी के चैप्टर्स में जाओगे, तो इसी एनर्जी को हम लोग Q से भी डिनोट करेंगे। अभी Q मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज पढ़ोगे, Q का मतलब एनर्जी भी पढ़ोगे आप किसी चैप्टर में, बट मोटा मोटा E। अच्छा, वर्क का यूनिट क्या होता है, अगर हम यूनिट की बात कर लें, जो कि SI यूनिट है, तो SI यूनिट क्या होता है, तो SI यूनिट क्या होता है, जूल। इसका भी क्या होता है, इसका भी होता है जूल। इसका भी क्या होता है, इसका भी होता है जूल। अब आपको एक चीज़ समझ में आ रहा है, अगर तीनों का SI यूनिट सेम है तो क्या तीनों सेम नहीं हुआ होगा, बिल्कुल हुआ। एक बात समझो
कि जो यूनिट वर्क का है वही यूनिट एनर्जी का है, वही यूनिट आपके पास में हीट का है। अल्टीमेट इसका मतलब हुआ ये तीनों कहीं ना कहीं सेम है। बिल्कुल ये तीनों सेम भी होगा। कैसे होगा, क्या होगा, इन चीज़ों के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। बट हम क्या बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि वर्क का फॉर्मूला होता है F/S। ठीक है, जानने की बात क्या थी, वर्क पढ़े तो वर्क को जानो, वर्क के बारे में जानो। वर्क का सिंबल क्या हुआ, जब कहीं भी आपको हम दिखाएंगे तो वर्क का सिंबल क्या हुआ, W। W का मतलब क्या हो गया, वर्क। ठीक है, इसका यूनिट क्या हो गया, वर्क का यूनिट क्या हो गया, तो वर्क का यूनिट हो गया जूल, याद रखना जूल। ठीक है, अच्छा वर्क कैसा क्वांटिटी है, अगर हम तुमसे पूछे ये क्वांटिटी कैसी है तो याद रखोगे ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर वेक्टर सॉरी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, ये कैसा है, स्केलर फिजिकल। PQ का मतलब हो गया फिजिकल क्वांटिटी है। क्या होता है स्केलर, क्या होता है वेक्टर, इन चीज़ों के बारे में भी हम थोड़ा यहाँ डिस्कस कर लेंगे। बट अभी के लिए इतना समझो, एक बेसिक सा टॉपिक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये मोटा मोटा हुआ कब, ये मोटा मोटा तब हुआ जब फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस था, या डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस था, या आप ऐसे समझ लो दोनों एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में था, या आप ऐसे समझ लो दोनों एक ही डायरेक्शन में था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि देखो फोर्स इस डायरेक्शन में लगी, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हुआ। दोनों का डायरेक्शन सेम है, आपको नजर आ रहा है। आप बोलोगे सर अगर मान लो कि डिस्प्लेसमेंट अगर मान लो ऐसे हो जाए, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, तब क्या होगा उस केस में, हम आपको बताते हैं उस केस में क्या होगा। समझो, देखो जो वर्क है ना, अभी समझना, जो वर्क है ये तीन तरह का वर्क आपको मिलेगा मोटा मोटा। एक हो गया पॉजिटिव वर्क, एक हो गया नेगेटिव वर्क, एक हो गया जीरो वर्क। ये जीरो है। पॉजिटिव वर्क कब होगा, मान लो फोर्स का डायरेक्शन ये है और डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन ये हो, तब कौन सा वर्क हो गया, पॉजिटिव, दोनों एक ही डायरेक्शन में। नेगेटिव वर्क कब हो गया, मान लो ये फोर्स का डायरेक्शन है और ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट का, तो इस समय कौन सा वर्क होगा, नेगेटिव वर्क होगा। ठीक है, जीरो वर्क कब होगा, जीरो वर्क दो केस में होगा। पहला केस है या तो जो डिस्प्लेसमेंट है, याद रखोगे, या जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या हो जाए, ये हो जाए जीरो। डिस्प्लेसमेंट ना हो, सोचो डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो जीरो जब फोर से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो होगा, तो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा जब दोनों के बीच का एंगल 90 हो जाए। 90 होने का मतलब है कुछ ऐसा हो जाए, मतलब फोर्स ऐसा हो जाए और डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो जाए, इस केस में। तो तीन तरह का वर्क है आपके पास में, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। यहाँ तक कोई दिक्कत है, क्लियर हो। चलो आगे बढ़ते हैं, इस पूरे को मिटाते हैं। थोड़ा सा ऐसे टॉपिक पे चलो जो आपको नहीं पढ़ना है लेकिन थोड़ा सा आपको जानना होगा ताकि आप आगे समझ पाओ। ठीक है, याद रखोगे। चैप्टर में आपके पास है ना हीट, अरे हीट पढ़ोगे आप, जूल सेटिंग इफेक्ट आप करंट में पढ़ोगे, तो वहाँ जब पढ़ोगे तो सेम चीज़ आप दोबारा वहाँ पढ़ोगे, एनर्जी भी पढ़ोगे, पावर भी पढ़ोगे, वर्क भी पढ़ोगे, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा हीट के बारे में जान लो, क्या दिक्कत है। हीट तो फिर आप कैलोरीमेट्री में भी पढ़ोगे तो हम आपको वहाँ पे अलग से बताएंगे, या आप अलग से पढ़ोगे। उस देखो सिलेबस को फ्रेम करके टॉपिक कोई बताएं जरूरी नहीं है, टॉपिक रिलेवेंट होगा, आप कहीं ना कहीं वो चीज़ पढ़ोगे पूरे साल, इसलिए हम आपको यहाँ समझा दे रहे हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे जानो, आपको हर चीज़ समझ में आएगा। देखो अपने पास में फिजिकल क्वांटिटी जो होता है, PQ का मतलब फिजिकल क्वांटिटी, ये दो होता है। एक अपने पास में होता है स्केलर और एक अपने पास में होता है वेक्टर। बहुत हाईटेक चीज़ पढ़ा रहे हैं, इसलिए देखो ये क्लास 10 का बच्चा समझे इस बात की गारंटी नहीं है, क्लास 11 का बच्चा इस चीज़ को हर हाल में समझेगा क्योंकि उनको पढ़ना है। तो आप कोशिश करो थोड़ा सा 11th के जैसा सोचने का, थोड़ी देर के लिए मत सोचो कि आप 10 में हो, थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहे हैं ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो। ठीक है, दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर। किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास क्या होता है, एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, अभी समझा रहे हैं, एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, एक होता है उसका यूनिट। यही तो दो चीज़ होता है ना, ये दो चीज़ 100% है। यानी कि आप ऐसे समझो, एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, एक होता है यूनिट, NU। रिप्रेजेंट करें अपने मन से, किसी किताब में नहीं मिलेगा। जैसे मान लो अगर हम तुमको बोले फोर्स लगा 5 न्यूटन का, तो देखो 5 क्या है, नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू, N क्या हो गया, यूनिट। दो चीज़ हुआ, दो चीज़, यानी कि आप उसमें क्या लिख रहे हो, आप उसको लिख सकते थे NU। NU का मतलब क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। ये दो चीज़ आपको हर फिजिकल क्वांटिटी में मिलेगा। लंबाई कितना, दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसको आप बोलते हो मैग्नीट्यूड, और एक यूनिट। इसी न्यूमेरिकल वैल्यू को आप दूसरे नाम से जानते हो, जिसको आप बोल सकते हो, पता है क्या, मैग्नीट्यूड, कितना, इसी को आप बोलते हो कितना। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्लियर हो। अब एक बात समझो,
तो एक आपके पास में हो गया स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, एक आपके पास में हो गया वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्लियर? देखो ये दो चीज इसके पास भी होगा, इसके पास भी होगा। ये वाला जो चीज है ना, मतलब यहाँ भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगा यूनिट होगा, यहाँ भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगा यूनिट होगा। ये वाला चीज इन दोनों के पास होगा। इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर ये है कि यहाँ पे डायरेक्शन और होगा, डायरेक्शन होगा, याद रखोगे। यहाँ पे डायरेक्शन नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं होगा, यहाँ डायरेक्शन होगा। इसका क्या मतलब है? इसका कुछ मतलब नहीं है। ये जितना टॉपिक है ना, ये सब हाइपोथेटिकल है। आप समझोगे कैसे? हम समझाते हैं, समझ में आ जाएगा। मैंने बताया एक, देखो डेफिनेशन ये बताया जाता है, एक वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास में क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, साथ में क्या होता है? डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास में मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। भाई मैग्नीट्यूड तो दोनों के पास में है, मैंने पहले बताया। बस अंतर क्या है? इसके पास डायरेक्शन होता है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता। अब इसको ऐसे समझो, हम आपको आगे बताएं, कुछ एग्जांपल दें। जैसे एग्जांपल में आप समझ लो, पहले एग्जांपल में समझ लो फोर्स, उसके बाद समझ लो एक्सेलरेशन, इसके बाद समझ लो डिस्प्लेसमेंट, आप समझ लो वेलोसिटी, आप समझ लो टॉर्क जो पहले चैप्टर में पढ़े हो। इस तरह का बहुत चीज है। यहाँ पे एग्जांपल में तुम समझ लो मास, लेंथ पकड़ लो, स्पीड पकड़ लो, ठीक है, टाइम पकड़ लो। देखो टाइम एक्सेप्शन है, टाइम हटाते हैं। एक्सेप्शन के टाइम के पास डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन होने के बाद भी वो स्केलर है। वजह क्या है बताएंगे आपको आगे। स्पीड के अलावा ऐसा बहुत कुछ है। वर्क पकड़ लो, वर्क अभी बताए ना, वर्क कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। कोई दिक्कत? कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। दो तरह की क्वांटिटी, क्लास 9th में ये सब पढ़ के आए हो, रिकेप करा रहे हैं, ठीक है। एक वेक्टर, एक स्केलर। एक के पास डायरेक्शन होगा, एक के पास डायरेक्शन नहीं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? अब एक बात समझना, जिसके पास डायरेक्शन है, जैसे ये सारी क्वांटिटी, ऐसी बहुत सारी क्वांटिटी है। आपको फिजिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वांटिटी मिलेगी ना, वो वेक्टर ही मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसी जो क्वांटिटी है, इस पे जो कैलकुलेशन होगा या जो इसका अलजेब्रा होगा ना, अभी के लिए समझो, जो इसका अलजेब्रा होगा ना, दैट इज स्पेशल अलजेब्रा, जिसको आप बोलते हो वेक्टर अलजेब्रा। इसका मतलब है इनको आप आसानी से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, इनके लिए एक अलग सिस्टम होता है। मैथ में आप मैट्रिसेस पढ़ोगे ना, तब वहाँ पे फिर से आपको बताएंगे। मैट्रिसेस का अपना अलग अलजेब्रा होता है, इनको प्लस माइनस करने के लिए एक अलग होता है। यहाँ पे सिंपल अलजेब्रा होता है। इसका मतलब अभी समझ में आ जाएगा, सिंपल अलजेब्रा होता है। जैसे समझो, मान लो कोई 2 किलो आलू लेके आया। मान लो ये आर नाम का बच्चा 2 किलो आलू ले आया, ये पी नाम का बच्चा है, ये 4 kg आलू लेके आया। हमको बताओ टोटल आलू कितना आया? बताओ टोटल आलू कितना आया? 6 kg। बताओ कितना आया? अगर हम तुमसे टोटल की बात करें, टोटल कितना आया? 6 kg। 6 kg। 2 किलो ये, 4 किलो ये, 6 किलो। सिंपल जोड़ दिए, दैट इज सिंपल अलजेब्रा। आलू, आलू मतलब ये क्या, किसकी बात की है? मास की बात की है ना। मास देखो, मास कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर। सिंपल, कोई दिक्कत? सिंपल जोड़ो, सिंपल माइनस होगा। इसमें आ जाओ, हमको बताओ कहीं पे फोर्स लगा, मान लो एक फोर्स लगा अगर 5 न्यूटन का, और अगर एक फोर्स आपके पास में लगा 10 न्यूटन का, तो टोटल कितना फोर्स लगा? सोच के बोलना। 5 न्यूटन। सोच के बोलना, टोटल फोर्स कितना लगा? सेम डायरेक्शन में। बोलो। तो सेम डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। बोलो। 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। बोलो। सो ऑपोजिट डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन में? तुम क्या बोल रहे हो? तुम कितना बोले? 10। 10 क्यों हुआ? एक 5 है, एक 10 है, तो टोटल कितना हुआ? वो सेम डायरेक्शन में एरो दिए है। सेम डायरेक्शन में मतलब बात किसका आ रहा है? डायरेक्शन का आ रहा है ना। मतलब अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, एक इधर 5 न्यूटन फिर इधर 10 न्यूटन, तब तो ऐड कर दिए। सोचो, कोई दिक्कत? अगर अपोजिट डायरेक्शन में, तब क्या किए? माइनस कर देंगे। भाई तुम सोचो ना, एक ये बॉडी है, इस पे इधर से धक्का मारे 5 न्यूटन और इधर से धक्का मारे तुम 10 न्यूटन का, टोटल कितना हुआ होगा? इसका 5 इसका 5 कैंसिल, बचा कितना होगा? 5। मतलब एक बार टोटल 5 निकला, इसमें टोटल 10-15 भी तो निकल सकता है ना। इसमें टोटल इन दोनों के बीच भी तो निकल सकता है ना। मतलब आप बात किसकी किए थे? क्या आप हमसे पहले पूछे? डायरेक्शन बताइए सर, हम बता देंगे टोटल। यही ना पूछे आप कि सर डायरेक्शन बताइए, हम बता देंगे।
मतलब ऐसी कोई क्वांटिटी जो डायरेक्शन लेके आ रही है उसको आप ऐसे नहीं जोड़ सकते हो। आई होप क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। कोई भी क्वांटिटी जो अपने साथ डायरेक्शन लेके आए, आपको पता है अगर एक फोर्स इधर है दूसरी फोर्स इधर है, ऐड हो जाएगी। एक इधर है माइनस हो जाएगी। अब आलू तुम इधर से लाओ चाहे इधर से लाओ, इधर से 2 किलो लाओ इधर से 10 किलो लाओ, तो जोड़ोगे ही ना हर हाल में। जब टोटल की बात करेंगे तो माइनस तो नहीं ना होगा। हम यही समझाना चाह रहे हैं, ऐसी कोई क्वांटिटी जो अपने साथ डायरेक्शन लेके आएगी उस समय उसका अलग काम होगा, दैट इज वेक्टर अलजेब्रा। आई होप क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। आगे बढ़े ना, इतना क्लियर है ना, ठीक है। आगे देखो, इसको मिटाते हैं फिर देखो आगे क्यों ये चीज बता रहे हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब एक चीज समझना, इसी में वेक्टर पे आ रहे, स्केलर कुछ नहीं है, वेक्टर पे आ गए। अब वेक्टर थोड़ा समझो। देखो कोई वेक्टर क्वांटिटी है, कोई वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। इस वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का क्या क्या हो सकता है समझना। एक तो हो सकता है एडिशन, दो वेक्टर क्वांटिटी को आप जोड़ सकते हो, ठीक है, माइनस नहीं कर सकते। जो वेक्टर क्वांटिटी अपने पास में है ना, जैसे 2 न्यूटन और 5 न्यूटन, इन दोनों को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तुम बोलोगे सर माइनस भी कर सकते थे, नहीं, नेगेटिव एडिशन होगा, वो अभी मत समझो। आप ये समझो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को आप जोड़ सकते हो, जोड़ने का तरीका अलग है। सिंपल तरीके से आप उसको नहीं जोड़ोगे, समझ गए, क्लियर। अभी के लिए दिमाग में डालो। और इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ठीक है। कभी भी वेक्टर क्वांटिटी का क्या होगा, एडिशन होगा, और क्या होगा, मल्टीप्लाई। डिवाइड नहीं कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। ऐसे समझ लो, आप ऐसे समझ लो, जैसे आप बोलोगे सर मान लो कि एक फोर्स इधर लगी 2 न्यूटन की और इधर लगी 5 न्यूटन की, तो टोटल कितना हुआ, 7 न्यूटन। 2 + 5 कितना हो गया, 7 न्यूटन। जोड़ा ना, ठीक है। फिर तुम बोलोगे सर एक फोर्स इधर लगी 2 न्यूटन की, इधर से लगी 5 न्यूटन की, टोटल कितना हुआ, तो टोटल कितना होगा, तुम बोलोगे 5 - 2 कितना हो गया, 3 न्यूटन। तो तुम बोलोगे ना सर यहाँ माइनस किए हैं, आप बोल रहे हैं माइनस नहीं कर सकते, हम इसको ऐसे नहीं लिख के ऐसे भी तो लिख सकते थे, कर सकते थे। समझो, इस डायरेक्शन से अगर पॉजिटिव बना रहे हो तो इधर वाले को नेगेटिव बना लिया, अल्टीमेट जोड़ा ही तो है दोनों को, नहीं समझे, समझ गए ना। सिंपल कॉन्सेप्ट लगाओ, एकदम बहुत डीप पे नहीं जाना, सिंपल कॉन्सेप्ट। हम वही बता रहे हैं, एडिशन ही करेंगे। हो तो यहाँ माइनस रहा है, लेकिन इसको हम एडिशन के फॉर्म में दिखा रहे हैं, समझ गए, हाँ, तो एडिशन ही करेंगे। इसी तरीके से मल्टीप्लाई होता है, समझ गए। अब आओ वापस बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो मिटाएं इसको, ठीक है। बहुत डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि बहुत डिटेल में 11th में पढ़ना है, फिर मैथ में भी पढ़ना है आपको, तो मैथ में 12 में पढ़ोगे आप, यहाँ नहीं पढ़ोगे, तो इसलिए बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, हम आपको मोटा मोटा चीज़ बता रहे हैं अभी के लिए। तो मैंने बताया कि वेक्टर का क्या होता है, या तो एडिशन होगा या तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब देखो मल्टीप्लिकेशन 2 तरह का होता है। एक आपके पास में होता है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट का ही एक नाम है डॉट प्रोडक्ट। ये हम पहले इसलिए बता दे रहे तो बाद में सवाल नहीं पूछोगे, सब समझ में आ जाएगा। और एक आपके पास में होता है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। कोई दिक्कत, एक एग्जांपल लेंगे तो आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक स्केलर प्रोडक्ट है, एक वेक्टर प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। कोई दिक्कत है, जैसे ये समझो, स्केलर प्रोडक्ट में हमने पकड़ा वर्क, ठीक है, कोई दिक्कत। वेक्टर प्रोडक्ट में हमने पकड़ा वर्क को W लिख सकते थे, वेक्टर प्रोडक्ट में हमने पकड़ा, ये पहले चैप्टर में पढ़ के आए हो, टाउ, टार, टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट, पढ़े हो ना, पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो जानो। इसको लिख सकते थे
अब देखो दोनों सेम चीज है। हमको ये बताओ, F मतलब फोर्स, S मतलब डिस्प्लेसमेंट, F मतलब फोर्स, S मतलब डिस्प्लेसमेंट। यहाँ वर्क निकल के आ रहा है, यहाँ टॉर्क निकल के आ रहा है। वर्क कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। स्केलर। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। यहाँ डॉट दिखाया और यहाँ क्या दिखाया? क्रॉस दिखाया। कुछ दिमाग में गया? अब समझो, हम बताते हैं। फोर्स हो गया वेक्टर क्वांटिटी, ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। जब दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने पे स्केलर आ जाए तो उसको क्या बोलते हो? स्केलर प्रोडक्ट। कोई दिक्कत? सिंपल सा कॉन्सेप्ट। दो वेक्टर को जब मल्टीप्लाई करें स्केलर आ जाए दैट इज स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और वेक्टर आ जाए दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट। देखो ना, स्केलर को सॉरी, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, क्या आया? वेक्टर। तो कौन सा प्रोडक्ट? वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हमेशा किससे दिखाओगे? डॉट। कहीं भी अगर डॉट रहेगा तो दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कौन सा प्रोडक्ट है? स्केलर। वेक्टर प्रोडक्ट को किससे दिखाओगे? क्रॉस से। कोई दिक्कत है? क्रॉस लिख दिए हैं। क्लियर? अब एक बात और याद रखना, ये वेक्टर फॉर्म है सिंबल साइन के साथ में। अगर सिंबल और साइन हटाना चाहते हो तो हमेशा याद रखोगे इसमें हमेशा स्केलर वाले में क्या आता है? कॉस। कहाँ से आता है आपको बताएंगे, चिंता मत करो। इसमें क्या आएगा? जब इसको हटाओगे तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा साइन थीटा। अगर पहले चैप्टर में टॉर्क के बारे में डिटेल में पढ़े होगे तो वहां पे साइन लेके भी आपको बताया गया होगा। याद रखोगे, डॉट में क्या आता है? कॉस। क्रॉस में क्या आता है? साइन। यानी कि स्केलर प्रोडक्ट में क्या आता है? कॉस आता है। वेक्टर प्रोडक्ट में क्या आता है? साइन। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बताओ, कोई दिक्कत है? कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? हमने कहा वेक्टर जितनी भी क्वांटिटी हैं इनको ऐसे नहीं जोड़ सकते हैं, इनको जोड़ने का एक अलग तरीका होता है। जोड़ने वाला यहाँ नहीं बता रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। इनको मल्टीप्लाई करने का भी एक अलग तरीका होता है। कोई दिक्कत है? क्लियर हो? जैसे एक सिंपल सा बात हम बताते हैं। मान लो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किए, कितना हुआ? 6 हुआ। 3 को 2 से करेंगे कितना होगा? 6 होगा। वेक्टर में ऐसा नहीं होता है। वेक्टर में अगर a को b से मल्टीप्लाई किया और कुछ आया तो जरूरी नहीं है कि b को a से भी मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, जरूरी नहीं है। इसलिए हम बताएं इसका मल्टीप्लाई अलग होता है। अब एक बात आपको मोटा मोटा याद रखना है, whenever two vector physical quantity are multiplied and the result will be scalar, then the product is scalar product. Okay? And whenever two vector quantity are multiplied and the result is vector, then the product is वेक्टर। अच्छा, scalar product is represented by dot, vector by cross, or in dot product we get cos theta, or in cross product we get साइन थीटा। I hope clear। इसमें कोई हवाई जहाज था बनाना? नहीं ना? समझ गए ना? क्लियर हो? कोई दिक्कत है? अब समझो एक बात, मिटाए इसको, याद रहेगा? नहीं भी याद रहेगा, एडिशन हटा दिए। एडिशन से मतलब नहीं है, आपको यहीं पे काम था, यहीं पे वर्क का एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है एफ एस कॉस थीटा। हम तो डायरेक्ट वहां बता सकते थे कि यहाँ से निकल के आया है, समझो, लेकिन नहीं, हमको समझाना था। तो इसको दिमाग में रख लेना, कभी अगर भूल जाओगे तो ये फिर देख लेना। ठीक है, हम अपलोड कर देंगे, हालांकि ऐसे ही जस्ट फॉर कॉन्सेप्ट, नॉट ये। ठीक है, आओ आगे। अब एक चीज़ और समझना है आपको, तो और चीज़ क्लियर हो जाएगा। हमको एक बात बताओ, मान लो ये बॉडी है, अभी मोटा मोटा समझना, ये बॉडी है। मान लो यहाँ कोई है, कोई नाम ले लो, यहाँ पे मान लो पीके ले लो, अरे पीके, गजनी ले लो, शिवाजी द बोस, यहाँ पे शिवाजी का नाम ले लो, शिवाजी। ठीक है, ओके। शिवाजी पे एक फोर्स इधर लगा 10 न्यूटन का, एक फोर्स इधर लगा मान लो 10 न्यूटन का, एक फोर्स इधर लगा मान लो 5 न्यूटन का, एक फोर्स इधर लगा मान लो 5 न्यूटन का। टोटल कितना फोर्स हुआ? 0। कितना हुआ? 0। कितना हुआ? 0। बोला रे, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। हाँ, 0 है। कितना हुआ? 0। बैलेंस अनबैलेंस सब पढ़े नहीं हो 9 में? सब पढ़ के आया। अरे बुतरू, 10 कैंसिल, 5 कैंसिल, इस पे कितना फोर्स लगा? 0। अरे कोई हमको ऐसे धक्का दे रहा है, कोई हमको ऐसे धक्का दे रहा है, अरे कोई हमको उधर खींच रही है अपने तरफ और कोई हमको इधर खींच रही है अपने तरफ, और दोनों बराबर खींच रही है, तो हम किधर जाएंगे? सस्पेंस में किधर जाए? हम रहेंगे वहीं। सीधी सी बात, कहानी खत्म। कोई दिक्कत? अब एक बात बताओ, यही शिवाजी मान लो यहाँ 15 लगा, यहाँ 10 न्यूटन लगा, यहाँ मान लो 15 लगा और यहाँ 10 न्यूटन लगा। अब बता दो टोटल कितना लगा?
जीरो जीरो अरे सॉरी सॉरी सोचा समझा हाँ तब जवाब दे। बोलो कितना लगा, बोलो बच्चा एक बात बताओ, इधर ज्यादा है इधर कम है, इधर भागेगा ये तो पक्का है, इधर किस पे कौन सा फोर्स लगेगा, कितना लगेगा 5। क्लियर, इधर ज्यादा है इधर कम है, ये इसको कैंसिल करेगा भागेगा, इधर इधर कितना लगेगा 5। अब टोटल बताना है ना आपको, आपको ये समझ में आ रहा है ये 5 कैसे आया भाई, इसका 10 इसके 10 को कैंसिल किया, ये इधर भागेगा ये पक्का है। अब बताओ इधर का 15 इधर का 10 को कैंसिल किया 5, ये ऊपर भागेगा ये पक्का है। अब इस पे एक फोर्स ऐसे लग रहा है, तुम दिमाग में डालो, एक ऐसे एक लग रहा है ना, ये इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ये किधर जाना चाहेगा, जीरो जीरो नहीं होगा। नहीं होगा। अब देखो इन दोनों को तुम नहीं जोड़ पा रहे हो, इन दोनों को जोड़ने का एक अलग तरीका है, समझे, हम वही चीज बता रहे, आपको हम बताए टोटल कितना। अब बताओ अच्छा यही 5 अगर इधर होता, जैसे एक 5 इधर है समझना, ये 5 इधर है और यही वाला 5 अगर इधर होता तब तो जोड़ के कितना आ जाता 10 आता ना, समझ में आ रहा है। ये 5 अगर मान लो एक 5 अगर इधर है और ये वाला 5 अगर इधर होता तब कितना आता जोड़ के 0 हो जाता, क्योंकि ये देखो ये वाला जो है ना ये अलग एक्सिस हो गया, ये अलग एक्सिस हो गया, यही चीज ना हम आपको समझाना चाह रहे हैं ना। अब बताओ एक इसको ये देखो x दिख रहा है, ये y दिख रहा है, ये वाला डायरेक्शन आपको सबको पता है ना, ये x है, x का नेगेटिव है, y है, ये y का नेगेटिव, समझ में आ रहा है ना, ये x की तरफ ये y की तरफ। जब भी ऐसा कुछ हो कि एक x में भाग रहा है एक y में भाग रहा है, आप उसको आसानी से जोड़ सबको एक डायरेक्शन में करो, ऐड हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, हमको ये बताओ, मान लो ये 5 इधर था, ये वाला 5 अगर इधर जाता ये दोनों ऐड कर सकते थे, ये 5 अगर उल्टा हो जाता तो ये दोनों भी तो ऐड कर सकते थे, बट देखो ये ऐसे भाग रहा है ये ऐसे भाग रहा है, मतलब दोनों का डायरेक्शन अलग है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो नहीं जोड़ दोगे क्या। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चलने लगे तो उसका जो अलजेब्रा है वो सिंपल अलजेब्रा से जोड़ दो, यहाँ ऐड हो जाएगा, हम जोड़ के दे सकते हैं, यहाँ दोनों को बिल्कुल दे सकते हैं, आंसर निकलेगा 5√2, दोनों जुड़ जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए, दोनों ऐड हो जाएगा। बट ये कि भैया जब दो अलग अलग डायरेक्शन मिलने लगे तो जोड़ने के लिए, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं वेक्टर में, जब दो अलग अलग डायरेक्शन मिलने लगे तो जोड़ने के लिए हम आपको बताएं कि कौन सा अलजेब्रा करोगे, वेक्टर, और तुमको वेक्टर नहीं आता है तो एक काम करो, काम ये करो कि जो दोनों अलग अलग डायरेक्शन है ना, एक हिंदुस्तान एक लंदन में, तो या तो लंदन वाले को हिंदुस्तान ले आओ या तो हिंदुस्तान वाले को लंदन लेके चले जाओ, अब एक डायरेक्शन में आ जाएगा तो नहीं जुड़ेगा, समझ में आ रहा है ना, क्लियर। अब देखो मोटा मोटा समझो, तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है ना, ऊपर नहीं पार होना चाहिए, जब ऊपर पार होगा तो यही चीज आपको घर जाके एक बार फिर से देख लेना है, ये लेक्चर आज हम रात में अपलोड कर देंगे, क्यों, क्योंकि इसको मैथ से कोई लेना देना नहीं, आगे आओ, ठीक है। 11th वाला जो बच्चा है वो बिल्कुल यही सब चीज पढ़ेगा जो आप लोग पढ़ोगे, बस आप लोग हम यहाँ से स्टार्ट किए हैं, वो लोग थोड़ा और पीछे से चलेगा, ठीक है। चलिए आइए वापस आओ, तो हम आपको एक मोटा मोटा चीज बता रहे, कहाँ से आया कैसे आया मत पूछना, बस दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है। अब देखो मान लो, अच्छा इसको समझते हो ना, ये वाला क्या है, क्या है, मिला के क्या बोलते हो, इसको मिला के क्या बोलते हो, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट एक्सिस यही बोलते हो ना, ठीक है। एक बात समझना, एब्सिसा एक्स होता है, ऑर्डिनेट वाई होता है, ठीक है। एक बात समझो, इस मैथ में हम फिर से पढ़ाएंगे, जब कोऑर्डिनेट पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे डिटेल में, अभी अभी केवल थोड़ा सा फिजिक्स के लिए। बताओ मान लो कोई ऐसे चल रहा है और कोई ऐसे चल रहा है, तो इन दोनों को जोड़ना आसान है, मतलब x को x के साथ जोड़ना आसान है, कोई दिक्कत, y को y के साथ जोड़ना आसान है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप बताओ ना भाई, इधर 10 न्यूटन है और इधर 5 न्यूटन है, नहीं जोड़ दोगे, ये वाला प्लस की तरफ था ये वाला माइनस की तरफ था, नहीं जोड़ दोगे, मतलब x को x के साथ जोड़ सकते हो, y को y के साथ जोड़ सकते हो, x को और y को नहीं जोड़ सकते हो, आसानी से इसको नहीं जोड़ सकते हैं, ये समझना है। उसी तरीके से y को और x को नहीं जोड़ सकते हैं, इसलिए से परपेंडिकुलर हो जाता तो सर वो 0 हो जाता है, नहीं, उसका भी रीजन आपको अलग बताएंगे। हम क्या बताएं, अगर x x में है ऐड हो जाएगा, y y में है जोड़ सकते हैं, अगर अलग एक्सिस है तो जोड़ सकते हो क्या, अरे एक गधा और एक गधी, कितना गधा, दो दो गधा, 12 गधा, एक गधा
और एक गधी, कितना गधा? एक ही तो गधा रहेगा। जोड़ पाए क्या? गधा और गधी नहीं जोड़ सकते हैं। यही चीज हम आपको यहाँ समझाना चाह रहे हैं। एक्स और वाई नहीं जोड़ सकते, ये गधा और ये गधी है। एक घोड़ा और एक घोड़ी, कितना घोड़ा? दो थोड़ा ना बोलोगे भाई, वो घोड़ा है, ये घोड़ी है, ये एक्स है, ये वाई है। बूझली कि नहीं? इतना समझ में आ रहा है ना? ठीक है, या तो एक काम करो, गधी को गधा बना दो, या तो गधा को गधी बना दो, तब जुड़ जाएगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर हो कि नहीं? बात समझना, ये क्लियर है कि नहीं? हम गधा को गधी और गधी को गधा बनाने का तरीका आपको बता रहे हैं कि आओ इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं कि गधे को गधी और गधी को गधा कैसे बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं वो समझो। उससे पहले एक चीज और समझो, आपको हमेशा अगर एक्स एक्स वाई वाई मिल जाए, आप आसानी से जोड़ सकते हो। कोई भी चीज अगर कभी किसी एंगल पे मिल जाए तो जोड़ना थोड़ा मुश्किल है। एंगल का मतलब हो रहा है जैसे ये बॉडी है, समझो ये बॉडी है, इस बॉडी पे एक फोर्स इधर लगा दो, एक फोर्स इधर लगा दो, ये दोनों जोड़ सकते हो, माइनस हो जाएगा, आपको पता है। बट अगर एक फोर्स हम ऐसे लगा दें और एक फोर्स हम ऐसे लगा दें, ये वाला फोर्स देखो एंगल पे चल रहा है, दिख रहा है ना? एंगल पे चल रहा है ना, दिख रहा है ना? अब इसको इसके साथ जोड़ नहीं सकते हैं। जोड़ सकते हो? नहीं जोड़ सकते। याद रखोगे, जोड़ सकते हैं? नहीं। तब क्या काम करेंगे? काम ये करेंगे कि इस वाले को इस वाले फॉर्म में चेंज करने का कोशिश करेंगे। अब ये चीज समझ लो, कभी भी कोई भी चीज, मान लो जैसे ये ए अगर किसी एंगल पे लग रही है, ये एंगल पे लग रही है, आपको दिख रहा है एंगल पे लगने का मतलब ये इस डायरेक्शन में भाग रही है। कभी भी इसके पास डायरेक्शन है, ये इस डायरेक्शन में भाग रही है, तो इसके पास इसको इस वाली चीज को ऐसे नहीं लिख के दो हिस्से में तोड़ोगे। आपको दिख रहा है ये वाला एरो कहाँ भाग रहा है? इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। बताओ कौन से हिस्से में भाग रहा है? बताओ, दिमाग में डालो। ये वाला जो एरो है, ये एरो कौन से हिस्से में जा रहा है? 1 में, 2 में, 3 में या 4 में? 1 में। किस में जा रहा है आर्यन? ये एरो किस में जा रहा है बताओ? तो ये एरो मान लो यहाँ पे, इसको यहाँ रखते हैं, इस वाले को उठा के यहाँ रखते हैं, किधर भाग रहा है? 1 में भाग रहा है ना। तो इसको दो हिस्से में तोड़ेंगे, इसमें और इसमें। मतलब इसको ऐसे नहीं देखो, इसको ऐसे देखो, एक ऐसे और एक ऐसे। ये वाला चीज ऐसे मत देखना, ऐसे देखना और ऐसे देखना। क्लियर? जहां से एंगल बना है, ये वाला एंगल बना है ना, यहाँ से बन रहा है ना, ये वाला आपके पास में आ जाएगा कॉस और ये वाला आपके पास में आ जाएगा साइन का कंपोनेंट। जैसे ये ए था तो यहाँ आ जाएगा ए कॉस, यहाँ आ जाएगा ए साइन। और सर जो नीचे था वो ये वाला तो अलग है। अब इसके साथ क्या जुड़ेगा? ये वाला जुड़ेगा, ये वाला इसके साथ क्या जुड़ेगा? ये वाला। ठीक है, समझाएंगे अभी, चिंता मत करो। अभी के लिए ऐसा समझो, फिर समझो। साइन में चेंज करना इजी होता है या कॉस में? दोनों में टूटेगा, किसके साथ ऐड होगा ये डिपेंड करेगा। अभी फिर बताते हैं। देखो हमने बताया, आप ऐसे समझो, कोई चीज अगर इस एंगल पे जा रही है, इस एंगल पे, पहले तो ये बताओ, ये वाली चीज मान लो ये ए था, तो ये यहाँ पे है ना, यहाँ पे ऐसे बनाओ, एक इधर बना लो, एक इधर बना लो, एक इधर बना लो, एक इधर। आप समझ में आ रहा है ना कौन से हिस्से में गया? अरे यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो इस पॉइंट पे। ठीक है, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, कोई दिक्कत? एंगल यहाँ है ना, यहाँ से बनाना। नीचे वाला कॉस, ये वाला आ गया किसका कंपोनेंट? कॉस का। और इसके जस्ट सामने वाला क्या आ गया? साइन का। ये क्या आ गया? देखो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, अभी मत पूछो, ये सब आपको फिर 11th में पढ़ना है। 11th वाले को हम फिर से बताएंगे, जो 11th है वो केवल जानो थोड़ा सा। ठीक है, आपको ये चीज़ क्यों बता रहे हैं, आगे हमको बताना होगा। एक एक्सप्रेशन को समझाने के लिए हम कहाँ से कहाँ लेके चले आए हैं, सिर्फ इसलिए हम बता रहे हैं। इसको जानो कि कभी भी कोई चीज़ अगर एंगल पे लग रही है, जैसे मान लो ये भी तो एंगल हो सकता था ना, मान लो ये एंगल ऐसे बन रहा है, अगर यहाँ से एंगल बन रहा है, ये वाला थीटा बन रहा है, इस पॉइंट से एक एरो यहाँ, एक एरो यहाँ, इस पॉइंट पे आप ऐसे खींच लो, कर सकते थे। ये x है, ये x का नेगेटिव है, ये y है, और ये क्या हो गया? y का नेगेटिव। भाई ये वाला इस डायरेक्शन में निकल रहा है, मतलब यहाँ से इस डायरेक्शन में निकल रहा है, मतलब ऐसे निकल रहा है। अगर ये थीटा है तो ये वाला बनेगा कॉस और ये वाला क्या बनेगा? साइन। भाई जस्ट इधर साइन, मतलब जहां से एंगल बना उसके नीचे वाला कॉस, उसके जस्ट अपोजिट क्या? साइन। तो ये साइन का कंपोनेंट आएगा और ये किसका आएगा? कॉस का आएगा। अब ये खत्म, इसको तुमने दो हिस्से में तोड़ा, एक साइन और एक कॉस। इसको
इस वाले के साथ मतलब x वाले को x के साथ ऐड करो जो मैंने बताया, y वाले को y के साथ ऐड करो जो मैंने बताया, कहानी खत्म। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इतना क्लियर है? वापस आओ, पीछे चल रहे हैं, ठीक है, पीछे चल रहे हैं आपके सिलेबस पे, ठीक है। मिटाए? क्या हुआ? मिटाए? पानी वहां रखा हुआ बोतल। कोई दिक्कत? बढ़े आगे? तो देखो क्या क्या बताया, थोड़ा बहुत प्रीवियस क्लास का आइडिया दिया, क्या किया थूक दिया। चलो वापस आए। तो आपको याद होगा आपका चैप्टर है, भूलना नहीं, वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी एंड पावर। हमने ये बताया वर्क इज सेड टू बी डन इफ अ बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स के डायरेक्शन में अगर बॉडी मूव करे तो हम ये बोलते हैं कि वर्क हुआ। वर्क का एक फॉर्मूला आपके पास में है, W इक्वल टू क्या? F/S। तीन तरह का वर्क बताए थे, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव कब बताए थे? जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में बॉडी भाग जाए, दैट इज पॉजिटिव, यानी कि दोनों का डायरेक्शन क्या हो? सेम। नेगेटिव कब? इधर अपोजिट। और जीरो कब? या तो परपेंडिकुलर या तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अच्छा, वर्क का एक फॉर्मूला हम आपको बताए हैं, Fs cos थीटा। ये कहाँ से निकल के आ रहा है? कोई एंगल वाला सर? नहीं, अभी नहीं। ये कहाँ से निकल के आ रहा है? ये निकल के आ रहा है स्केलर प्रोडक्ट से। कहाँ से निकल के आ रहा है? स्केलर। अच्छा, स्केलर प्रोडक्ट हमको बताना नहीं ना है, ये कहाँ से निकल के आ रहा है? स्केलर अब तो बताना नहीं है। स्केलर प्रोडक्ट दो तरह का प्रोडक्ट था, स्केलर और वेक्टर। भाई ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, बट ये क्या है? स्केलर है, इसीलिए कॉस निकल के आ रहा है। मतलब इसको अगर उल्टा करके लिखोगे तो इसको ऐसे लिखोगे, ये वाला और ये, यही चीज, यही जब डॉट वाला आप तोड़ोगे तो क्या आएगा? कॉस। जैसे आप एक चीज नॉर्मल समझो, वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, बट ये क्या था? स्केलर। कैसा प्रोडक्ट हुआ? स्केलर। मान लो हमको बताओ, मान लो ये ए है, वेक्टर है, ये बी है, वेक्टर है, बीच में अगर डॉट लगा और यहाँ पे पी है तो क्या यहाँ एरो लगाएंगे? नहीं। यहाँ एरो लगाओगे? ना। क्यों? क्योंकि ये क्या है? स्केलर। स्केलर पे एरो नहीं लगता। अब बताओ, जब इसको तोड़ोगे तो क्या आएगा? ए को ए लिखो, बी को बी लिखो, और यहाँ पे क्या आएगा? cos थीटा। यही चीज ना बताएं। स्केलर को जब भी तोड़ोगे तो कॉस निकल के चला आएगा। जैसे कि पी, इस पी का वैल्यू क्या हो गया? ए बी कॉस। कोई दिक्कत है? इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये आर है, ठीक है, और यहाँ वेक्टर लगा हुआ है, और यहाँ पे मान लो ए है, यहाँ वेक्टर लगा, और मान लो यहाँ बी है, यहाँ वेक्टर लगा। क्या ये सही है? ना। ये सही है? वेक्टर प्रोडक्ट हुआ। तो डॉट नहीं लगा सर, सही है। ये वेक्टर है, मतलब नहीं, गलत है, ये सही है? गलत है, गलत। क्या गलत है? वहाँ डॉट ये क्रॉस होगा। यहाँ क्रॉस होगा। क्या होगा यहाँ? क्रॉस। याद करो, अभी बताए थे कि ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो ये क्या है? वेक्टर ही तो है ना, तो यहाँ क्या लगेगा? क्रॉस। और जब इसको इस फॉर्म से हटा दोगे तो यहाँ ए, यहाँ बी, और यहाँ क्या आएगा? साइन थीटा। आई होप क्लियर? इतना समझ में आ रहा है? तो ये कहाँ से निकल के आया? एक चीज तो आपको यहाँ से बता दी। अब दूसरा चीज आप एंगल के फॉर्म में थोड़ा समझ लो, जो कि आपके बुक में दिया है। मतलब अगला टॉपिक आपके बुक में दिया है, आपको उसको समझना, उससे पहले ये समझो। अब देखो, दो केस ले रहे हैं, एक केस नंबर 1 ले रहे हैं, ठीक है, और एक केस नंबर हम 2 ले रहे हैं, ठीक है। बोर्ड पे देखो, बुक वाला आपको आसानी से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हम बताते हैं, मान लो ये बॉडी है, बॉडी मतलब जिंदा बॉडी नहीं, डेड बॉडी नहीं है, कोई बॉडी ऑब्जेक्ट है। इस बॉडी का मास कुछ भी रहे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, क्लियर? ठीक है। इस बॉडी पे एक फोर्स हम ऐसे लगा दें, ऐसे फोर्स लगाएं, क्लियर? बॉडी पे धक्का बॉडी को ऐसे दिए, बट बॉडी बोलती है हमें, मतलब बॉडी बोल रहे हैं, बोधी नहीं बोल रहे हैं, बंगाली में बोधी मतलब कुछ और होता है, तो बॉडी बोल रहे हैं, बॉडी, बोधी नहीं बोलना, ठीक है। हाँ, पता चला घर में जाके बोधी पे फोर्स लगा दिए तो बोधी तुम पे फोर्स लगा दिए, तब तो दिक्कत है। टाइपिस आओ, वापस आओ, बोधी बोलते ना कि बोधी, अरे नहीं भाभी तो हम ही बुझी, मतलब बोधी बोलते हैं ना, ठीक है। आ जाओ, तो इस बोधी पे मतलब बॉडी पे, अब इस बॉडी पे, अरे बोधी पे रे, चलो किसी पे लगाओ, कोई बात नहीं है, भाभी है, माँ समान है, ठीक है, समान भी है। मतलब यहाँ देखो, हम क्या बताएं कि इस बॉडी पे आपने फोर्स ऐसे लगाया। अच्छा, हम बताएं कि फोर्स लगाएं तो फोर्स के डायरेक्शन में ही बॉडी भागे, ऐसा जरूरी
आपको एग्जांपल देंगे। बॉडी मान लो ऐसे भाग गई, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट बॉडी ने किया इस एंगल पे। एग्जांपल हम बताएंगे, अभी चिंता मत करो, ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर? अब एक बात बताओ, दूसरा केस ये हो सकता था कि आपके पास में ये बॉडी है, आपने फोर्स लगाया था किसी एंगल पे कि बॉडी को हम ऐसे लेके जाएंगे, बट बॉडी ऐसे नहीं जाके बॉडी इस एंगल पे ऐसे चली आई, यहाँ डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत? इस थीटा एंगल पे। दो केस है, यहाँ फोर्स एंगल पे है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एंगल पे है। आप बोलोगे हमको कि सर हम समझे नहीं, प्लस का उल्टा है। अब जस्ट ये दोनों उल्टा है, आप बोलोगे समझे नहीं, आप बोलोगे सर धक्का किसी को आप ऐसे दे रहे थे तो बलून तो बहुत हल्का हो गया, तो उसमें तो आप ऐसे समझ लो कि किसी पे धक्का आप ऐसे दिए, वो इधर नहीं भाग के वो ऐसे एंगल पे भाग रही है, माजरा हमको समझ में नहीं आया। और दूसरा आप बोलोगे सर ये हम एंगल पे धक्का दे रहे थे, वो एंगल पे नहीं जाके इधर धक्का, समझे ना? अब एग्जांपल बताते, कैरम बोर्ड सब खेले हो? कैरम बोर्ड से अच्छे एग्जांपल मेरे पास में नहीं है। अब बुझो, इधर ये वाला, इसको जो भी बोलते हो, अब समझो यहाँ पे ढेर सारा गोटी है, इधर 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 बुझो, इधर बहुत सारा गोटी है यार बच्चा, इधर देखो, इधर बहुत सारा गोटी है, जितना भी हो गिनो मत। अब मेरा ये बड़ा सा स्ट्राइकर है, ठीक है, मान लो एक गोटी यहाँ पे है, कभी नोटिस करते हो कि हम यहाँ से ऐसे फोर्स लगाते हो और गोटी फट से ऐसे जाती है कोना में? हम बताए देखो फोर्स का डायरेक्शन तो ये था ना, तो गोटी को तो ऐसे जाना चाहिए था, बट गोटी ऐसे नहीं जाके किधर गई? इधर डिस्प्लेसमेंट एंगल पे हो गया। जरूरी नहीं है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है कि नहीं? भाई फोर्स आप ऐसे लगाए थे तो गोटी को ऐसे भागना चाहिए था, बट इधर नहीं, ऐसे निकल गई। क्लियर? मतलब फोर्स डिस्प्लेसमेंट का एंगल अलग। वही चीज हम आपको बताया, फोर्स सीधा लगाए थे, बॉडी सीधा नहीं जाके डिस्प्लेसमेंट इस डिस्प्लेसमेंट पे। क्लियर? कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना, आप ऐसे नहीं लगाए, आप क्या किए, फोर्स को एंगल पे लगाए, मतलब अब फोर्स किसी एंगल पे लगाए, देखो फोर्स सीधा नहीं लगाए, एंगल पे लगाए ना, ये एक्स से ये यहाँ से एंगल लगाए ना, इस एंगल पे फोर्स लगाए, बट गोटी इधर नहीं जाके गोटी सट से अंदर चली जाती है। ये भी तो देखा हो ना, और भाई ये एज वाले किनारे पे ऐसे ही करते हो, एंगल से मारते हैं, फट से वो अंदर चली जाती है। अगेन वही चीज, फोर्थ एंगल पे लगाए, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो गया सीधा। ये दोनों का एक बेस्ट एग्जांपल हम दे दी कैरम बोर्ड। इससे अच्छा एग्जांपल मेरे पास नहीं है, इससे अच्छा एग्जांपल आपको कोई और भी दे सकता है, बट हम नहीं दे सकते। यहाँ तक समझ में आ गया? क्योंकि कैरम बोर्ड आप लोग सब खेलो। तो एक केस में फोर्स सीधा लगाए थे, ये बॉडी सीधा नहीं जाके ये बोधी इधर चली गई, ठीक है, बोधी को पकड़ के लाना होगा। उसी तरीके से इस बोधी पे, मतलब इस वाले बॉडी पे फोर्स, अरे ठीक है बुझ गए, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स आप एंगल पे लगाए, बॉडी एंगल पे नहीं जाके इधर आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्लियर है? इसको मिटाए, ठीक है। अब एक बात बताओ, समझना, समझने वाली बात यह है कि आपको पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू नॉर्मल फॉर्मूला, ये वाला भी नहीं, अभी भूल जाओ ये वाला, ये कहाँ से आ रहा है, हम वही चीज आपको बता रहे हैं। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशन बोलता है डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या फोर्स होना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अब एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बताएं, क्या बताए थे याद करो तो? जब भी कोई चीज एंगल पे लगती है, ये वाली चीज ये एंगल पे है ना, डिस्प्लेसमेंट, इधर कुछ नहीं है, अभी थोड़ी देर के लिए मान लो इधर कुछ नहीं है। जब भी कोई चीज एंगल पे लगती है तो ये दो हिस्से में टूटता है, एक इधर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, कॉस का कंपोनेंट, और एक इधर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, साइन का कंपोनेंट। कोई दिक्कत? बोलो आर्यन, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? अभी जस्ट इसके पहले बताया ना, कोई चीज एंगल पे लगती है तो दो हिस्से में टूटेगी, एक तो कॉस, एक साइन। अब ये यहाँ नहीं रहेगा, ये खत्म, ये गया, ये उड़ गया, ये मर गया, इसकी जरूरत नहीं है, इसी को तुमने दो हिस्से में तोड़ दिया, आधा आधा, आधा तेरा आधा मेरा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब एक बात बताओ, वर्क निकालना है, वर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कौन सा फोर्स लोगे, ये वाला लोगे कि ये वाला लोगे? सॉरी, फोर्स तो यही है, ठीक है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट लोगे, ये वाला लोगे कि ये वाला लोगे? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स इधर है ना, तो फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ये वाला होगा ना, यानी कि क्या, एस कॉस। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अरे बोलो भाई, भाई फोर्स इधर लगा है, बॉडी ऊपर जा ही नहीं सकती, बॉडी हर हाल में किधर जाएगी, इधर ही तो जाएगी, तो यही डिस्प्लेसमेंट पकड़ोगे, ये वाला नहीं पकड़ सकते हो। कोई दिक्कत? फिजिक्स यही बोलती है। आगे सुनो, इधर इस केस में
ये एंगल पे है, कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे है। क्लियर क्लियर। अब ये नहीं देखोगे इसका दो कंपोनेंट, मतलब इसको दो हिस्से में तोड़ो। कैसे तोड़ोगे, एक इधर क्या हो जाएगा एफ साइन, भाई ये साइन लेके आएगा और इधर क्या आ जाएगा एफ कॉस। अब ये थोड़ो ना, इसको थोड़ो ना देखोगे, ये तो खत्म, ये गया दो हिस्से में, एक ये मरा एक ये मरा। अब बताओ वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इधर है, ठीक है, तो इधर वाला फोर्स कौन सा होगा एफ कॉस थीटा, यानी कि आगे पीछे अरेंज करके लिखोगे एफ एस, चाहे ऐसे देखो चाहे ऐसे देखो चाहे ऐसे देखो, हर हाल में जो वर्क का फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। क्लियर। एक छोटा सा टॉपिक बताने के लिए हमको हर चीज बताना पड़ा, थोड़ा 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 थोड़ा, मेरे ख्याल से धस गया होगा सब, ऊपर तो नहीं गया ना, नहीं ना गया। अब एक बात बताओ, अब यहाँ से नेगेटिव पॉजिटिव बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। कैसे समझ में आ जाएगा, ऐसे समझ में आ जाएगा। तीन केस है, मान लो फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी अगर इधर हो जाए, इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा, जीरो। कैसे जीरो, एंगल कहाँ से मेजर करते हो बताओ तो, एंगल ऐसे देखते हो ना, ऐसे ना एंगल देखते हो, ये एंगल है ना भाई, ये इधर और ये इधर, ये बीच का है ना एंगल। बताओ ये इधर और ये इधर, जब इसको यहाँ पे लाओगे, इसी के ऊपर जब रखोगे, इस वाले पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाओगे तो ये तो इसी के ऊपर अलाइन करेगा ना, तो जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो, तो cos जीरो का वैल्यू क्या होता है 1, यानी कि इस केस में W इक्वल टू हो जाएगा एफ एस यानी कि पॉजिटिव। इस केस में जो वर्क निकलेगा क्या निकलेगा, पॉजिटिव। जब दोनों उल्टा होगा रिवर्स डायरेक्शन में, फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, इस केस का एंगल होता है कितना 180 डिग्री। 180 में उल्टा, भाई ये इधर जा रहा है, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर जा रहा है, इसको इधर से इधर आना होगा तो इतना घूमना होगा, 180 घूमना होगा, तो एंगल 180। अब रखो cos 180 का वैल्यू कितना होता है, अगर हम तुमको बोले cos 180 का वैल्यू कितना होता है तो -1 होता है। -1 यानी कि ये वर्क कैसा हो जाएगा नेगेटिव, इस केस में वर्क कैसा हो जाएगा नेगेटिव, फिर बताएंगे आपको अगली क्लास में। और अगर 90 हो जाए, 90 तो थीटा अगर 90 हो जाए तो cos 90 का वैल्यू होता है 0। जब 90 यानी कि ये आपके पास में आ गया फोर्स और ये आपके पास में आ गया डिस्प्लेसमेंट, इस केस में जो वर्क होगा वो क्या, वो 0 होगा। क्यों, क्योंकि एंगल कितना हो गया, एंगल हो गया 90। हमको ये बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है, समझ में आया। एक छोटा सा टॉपिक बताने के लिए, ये वाला कहाँ से कहाँ लेके आए, कितने तरीके से निकाले। एक तरीका आपके पास में ये है जब डिस्प्लेसमेंट एंगल पे, एक तरीका आपके पास में ये है जब फोर्स एंगल पे, एक तरीका आपके पास में ये वाला है। आप पूरा पैराग्राफ आप अपने से पढ़ो मत पढ़ो, इस लेक्चर को देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। एक ये पूरा ग्राफ, एक ये पूरा ग्राफ, मेजरमेंट ऑफ वर्क हम बता दिए हैं, एक्सप्रेशन ऑफ वर्क एफ एस कॉस थीटा ये कंपोनेंट में भी बता दिए, इस कंपोनेंट में भी बता दिए। यहाँ से कुछ स्पेशल केस है वो भी हम आपको बता दिए हैं। आगे हमको बताना है अगला वाला, कंडीशन फॉर द वर्क डन बाय द फोर्स टू बी जीरो। जीरो होने के लिए क्या कंडीशन है, तो हमने बताया या तो एंगल हो जाए 90 या तो क्या हो जाए डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए, ये भी बता दिया। हाँ ये भी बता दिया। इसके बाद वाला ये जो ग्राफ वाला सेक्शन है यानी कि पेज नंबर 22 से, वो सब हमको बाद में बताना है। नेगेटिव पॉजिटिव जीरो वर्क मैंने बता दिया। इस पूरे पैराग्राफ को आप 0 0 0 करके पढ़ो, कहने का मतलब है जैसे पढ़ना वैसे पढ़ो। एक नोट करके ये आपके पास में यहाँ पे दिया हुआ एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर ब्रैकेट में नोट करके दिया हुआ है, वही स्केलर और वेक्टर वाला जो कहानी हम आपको बताएं वो यहाँ पे दिया। आप इसको भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा। मतलब एक छोटा सा एक्सप्रेशन बताने के लिए हमको कितना सारा चीज बताना पड़ा। अब ये बताओ यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो बोलो, अदरवाइज ये जो अपलोड होगा इसको दोबारा देखोगे तो आपको क्या हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, फिर कभी किसी क्लास में अगर हम आपको बताएंगे साइंस तो फिर क्या करेंगे, आगे बता देंगे। आई होप क्लियर। कोई दिक्कत है।